सिर के पिछले हिस्से में उठते एक भयंकर और टीसते हुए दर्द के साथ काव्या की आंखें खुलीं। पलकों पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिए हों। उसने एक गहरी सांस ली तो हवा में घुली एक अनजानी सी महंगी और सर्द महक उसके फेफड़ों में उतर गई, जैसे सिगार, कड़वी ब्लैक कॉफ़ी और किसी बेहद महंगी परफ्यूम का मिश्रण। उसने घबराकर अपनी आंखें पूरी तरह खोल दीं। छत से लटकता एक विशाल क्रिस्टल झूमर, गहरे भूरे रंग की मखमली दीवारें और वो जिस बिस्तर पर लेटी थी उसकी रेशमी काली चादरें, यह सब चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि यह उसका वो छोटा सा पुराना कमरा नहीं था, यह कोई बेहद आलीशान और डरावना ठिकाना था। काव्या झटके से उठ बैठी। तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर गई। उसने जो कल रात पहना था वो कपड़े बदल चुके थे। अब उसके जिस्म पर एक भारी लाल रंग का जोड़ा था जो किसी दुल्हन के जोड़े जैसा लग रहा था। उसकी सांसें हलक में अटक गईं। काव्या के कांपते हाथ अचानक अपने गले की तरफ गए, जहाँ एक ठंडी धातु ने उसकी उंगलियों को छुआ। एक मंगलसूत्र, काले मोतियों में पिराया हुआ एक सोने का मंगलसूत्र उसके गले में पड़ा था। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। काव्या की आवाज़ एक सूखी कानाफूसी बनकर रह गई। उसका पूरा वजूद थरथराने लगा। हो चुका है। काव्या। कमरे के उस पार कांच की एक विशाल खिड़की के पास से एक बेहद भारी, सर्द और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ गूंजी। काव्या की नज़रें उस परछाई पर जाकर टिक गईं। कमरे की मध्यम रोशनी में उस शख्स का चेहरा धीरे धीरे उभर कर सामने आया। 6 फीट 2 इंच का लंबा चौड़ा कद, काले रंग के महंगे 3 पीस सूट में कसा हुआ एक ऐसा वजूद जिसे देखते ही इंसान के मन में खौफ पैदा हो जाए। उसकी तीखी जॉलाइन, माथे पर गिरी बिखरी हुई काली जुल्फ़ें और उन सब के बीच चमकती उसकी गहरी, अथाह और खूंखार आँखें। अयान सिंघानिया, शहर का सबसे खतरनाक, सबसे रईस और सबसे बेदिल बिजनेस टाइकून। काव्या का खून जैसे जमने लगा। तुम अयान सिंघानिया? मैं यहाँ कैसे आई? और ये सब क्या है? उसने अपने गले का मंगलसूत्र खींचने की कोशिश करते हुए चीख कर पूछा। अयान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्रिस्टल का ग्लास मेज़ पर रखा और बेहद धीमी लेकिन खौफनाक चाल से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके जूतों की हर आट के साथ काव्या का दिल एक धड़कन छोड़ रहा था। वो बिस्तर के पीछे खिसकने लगी जब तक कि उसकी पीठ बेड के हेडर बोर्ड से ना टकरा गई। तुम्हारे सवालों का जवाब बहुत सीधा है मेरी जान। अयान ने बिस्तर के किनारे पर अपने दोनों हाथ टिकाए और काव्या के चेहरे के ठीक सामने झुक गया। उसकी गर्म, मिंट जैसी सांसें काव्या के चेहरे से टकराने लगीं। तुम यहाँ हो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, और ये जो तुम्हारे गले में है ये इस बात की मोहर है कि अब तुम काव्या खन्ना नहीं बल्कि मिसेस काव्या अयान सिंघानिया हो, मेरी बीबी। बीबी शब्द सुनते ही काव्या के दिमाग की नसें जैसे फटने लगीं। एक ज्वाला सी उसके अंदर भड़क उठी। खौफ की जगह अब एक अंधे गुस्से ने ले ली थी। बकवास बंद करो अपनी, काव्या पूरी ताकत से चीखी और उसने अयान के सीने पर अपने दोनों हाथों से धक्का दिया। मैं तुम्हें जानती तक नहीं। तुमने मुझे किडनैप किया है। ये कोई निकाह नहीं है, ये एक धोखा है, एक जुर्म है। मुझे अभी के अभी जाने दो यहाँ से। काव्या तेज़ी से बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजे का हैंडल पूरी ताकत से घुमाया लेकिन वो लॉक था। उसने दरवाजे पर मुट्ठियाँ मारना शुरू कर दी। बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो इस दरिंदे के पास से। अयान भाई बिस्तर के पास खड़ा अपनी जेबों में हाथ डाले उसे ऐसे छटपटाते हुए देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसी किसी खूबसूरत चिड़िया को फड़फड़ाते हुए देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी और शांति थी। चीख लो, जितनी ताकत है उतनी ज़ोर से चीख लो। अयान की ठंडी आवाज़ कमरे में गूंजी। इस पेंट हाउस की दीवारें साउंड प्रूफ हैं काव्या। तुम्हारी आवाज़ इस कमरे की चौखट से बाहर नहीं जाएगी, और अगर चली भी गई तो इस शहर में किसी की हैसियत नहीं है जो अयान सिंघानिया के दरवाजे पर दस्तक दे सके। काव्या दरवाजे से पलटी। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थीं और सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। वो तेज़ी से अयान की तरफ बढ़ी और बिना एक पल सोचे उसने अपना हाथ हवा में उठाया और पूरी ताकत से अयान के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक! कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। काव्या का हाथ झंझना उठा। उसने शहर के सबसे खूंखार इंसान पर हाथ उठाया था। अयान का चेहरा उस थप्पड़ की वजह से एक तरफ घूम गया था। कुछ पलों तक वो वैसे ही खड़ा रहा। कमरे की हवा जैसे बर्फ़ में बदल गई। काव्या को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी धड़कनें रुकने लगीं। क्या वो उसे मार डालेगा?
धीरे धीरे अयान ने अपना चेहरा वापस सीधा किया। उसके गाल पर काव्या की उंगलियों के निशान लाल रंग में उभर आए थे। उसने अपनी जीभ से अपने अंदरूनी गाल को छुआ, जहाँ शायद हल्का सा कट लग गया था। फिर उसने अपनी वो काली सुलगती हुई आंखें काव्या पर टिकाईं। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफनाक जुनून था जो काव्या को राख कर देने के लिए काफ़ी था। अगले ही पल अयान का हाथ बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने काव्या की कमर को अपने मजबूत हाथ से जकड़ा और उसे एक झटके में अपनी ओर खींचा। काव्या का नरम जिस्म अयान के फौलादी सीने से जा टकराया। काव्या के मुंह से एक सिसकी निकल गई। छोड़ो मुझे, जंगली जानवर। काव्या ने छटपटाते हुए उसके सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। अयान ने अपने दूसरे हाथ से काव्या की दोनों कलाइयों को एक साथ पकड़ा और उन्हें उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया, जिससे काव्या का चेहरा बिल्कुल अयान के चेहरे के करीब आ गया। दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं बचा था। हाथ उठाने का शौक है तुम्हें? अयान की आवाज़ अब एक खौफनाक गुर्राहट में बदल चुकी थी। ये तुम्हारा पहला और आखिरी गुनाह था काव्या। मैंने इसे बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त सदमे में हो। लेकिन आइंदा अगर तुमने मुझसे बगावत करने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मार डालो मुझे। काव्या रोते हुए चीखी, जान से मार दो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपना पति नहीं मानूंगी। तुम एक राक्षस हो तो फिर राक्षस ही सही। अयान ने उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और जुनून मिला हुआ था। जान से नहीं मारूंगा तुम्हें। तुम मेरी ज़िंदगी हो और अपनी ज़िंदगी को मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम नफ़रत कर सकती हो, गालियाँ दे सकती हो, लेकिन तुम्हें रहना इसी कैद में होगा, अयान सिंघानिया की कैद में। उसने झटके से काव्या को छोड़ दिया। काव्या अपने कांपते पैरों का वजन नहीं संभाल पाई और कालीन पर गिर पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आज़ादी, उसकी ज़िंदगी, सब कुछ एक पल में छिन गया था। अयान ने उसे ज़मीन पर टूटकर रोते हुए देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसकी कठोर आंखों में एक गहरी तड़प और फिक्र की लकीर उभरी। उसका हाथ आगे बढ़ा, जैसे वो उसे उठाना चाहता हो, उसे गले लगाकर कहना चाहता हो कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को मार दिया और अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच लीं। खाना मेज़ पर रखा है, खा लेना और ये रोना धोना बंद करो। कल सुबह हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, अयान ने बेहद रूखेपन से कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से लॉक लगा दिया। काव्या ज़मीन पर बैठी अपने घुटनों में सिर दिए सिसकती रही। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ उसकी एक खौफनाक शुरुआत थी, एक ऐसे सफ़र की जहाँ नफ़रत और इश्क की हदें पार होने वाली थी। रात का चुप अंधेरा धीरे धीरे सुबह की सर्द और धुंधली रोशनी में बदल चुका था। काव्या अभी भी उसी ज़मीन पर, उसी जगह लेटी हुई थी जहाँ अयान उसे छोड़कर गया था। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं और आंसुओं के सूख चुके निशान उसके गालों पर साफ नजर आ रहे थे। मेज पर रखा खाना वैसा का वैसा ही रखा था, बिल्कुल अनछुआ। ठंड से बचने के लिए उसने अपने घुटनों को सीने से लगा रखा था और भारी लाल जोड़े में सिमटकर बेसुध सी पड़ी थी। तभी दरवाजे के लॉक में चाबी घूमने की एक भारी क्लिक की आवाज़ गूंजी। काव्या के बदन में एक सिरहन दौड़ गई। उसने घबराकर अपनी पलकें खोलीं। दरवाज़ा खुला और अयान सिंघानिया अंदर दाखिल हुआ। वह एक चारकोल ग्रे रंग की महंगी ओवरकोट और टर्टल नेक स्वेटर में था। उसकी आंखों में वही गहरी खौफनाक और अथाह गहराई थी। कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़र सबसे पहले मेज़ पर रखे ठंडे हो चुके खाने पर गई और फिर ज़मीन पर सिकुड़ी हुई काव्या पर। अयान के जबड़े सख्ती से भिंच गए। वो भारी कदमों से चलकर काव्या के करीब आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। काव्या ने डरकर पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन अयान ने अपना बड़ा और गर्म हाथ उसकी ठंडी पड़ चुकी कलाई पर रख दिया। उसकी छुअन में एक अजीब सी तपिश थी जो काव्या की बर्फ़ जैसी ठंडी रगों में उतर गई। मैंने कहा था खाना खा लेना। अयान की आवाज़ में एक दबी हुई गुर्राहट थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी शक्ति थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। खुद को भूखा मारकर तुम मुझसे बगावत नहीं कर पाओगी काव्या। मुझे तुमसे कोई कोई बात नहीं करनी। काव्या की आवाज़ रूखी और कमज़ोर थी। मुझे जाने दो। अयान ने एक गहरी सांस ली और बिना एक और शब्द कहे उसने अपने दोनों मजबूत हाथ काव्या के कमर और घुटनों के नीचे डाले और एक ही झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लिया। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे। काव्या ने कमज़ोर हाथों से उसके सीने पर मारते हुए
छटपटाने की कोशिश की, लेकिन अयान की फौलादी बाहों के आगे उसकी एक ना चली। वो उसे ऐसे उठाए हुए था जैसे काव्या का कोई वचन ही ना हो। हम निकल रहे हैं, अयान ने सपाट लहजे में कहा और उसे अपनी बाहों में कैद किए हुए कमरे से बाहर निकल गया। बाहर अयान के खूंखार गार्ड्स की एक पूरी फौज खड़ी थी। काव्या की बेबसी चरम पर थी। वो उसे लिफ्ट से नीचे लाया, जहाँ एक लंबी काली रोल्स रॉयस उनका इंतजार कर रही थी। अयान ने उसे पीछे की सीट पर बैठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। कार के दरवाजे लॉक हो गए। काव्या ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की सड़कें पीछे छूट रही थीं। वो चीखना चाहती थी, शीशा तोड़ना चाहती थी, लेकिन अयान की वो सुलगती हुई नज़रें लगातार उसी के चेहरे पर टिकी थीं, जो उसे हिलने तक नहीं दे रही थीं। कार का सफ़र एक प्राइवेट हेलीपैड पर जाकर ख़त्म हुआ। सामने एक विशाल काले रंग का प्राइवेट चॉपर खड़ा था, जिसके पंखे हवा को चीरते हुए भयंकर शोर मचा रहे थे। काव्या को ऊंचाइयों से बेहद डर लगता था। चॉपर देखते ही उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। मैं इसमें नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, काव्या ने कार की सीट से चिपकते हुए कहा। अयान ने उसकी खौफज़दा आंखों को देखा। उसने कोई हुक्म नहीं दिया, ना ही कोई शक्ति दिखाई। वो बस आगे बढ़ा। उसने अपनी लंबी और मजबूत उंगलियों से काव्या के कांपते हुए छोटे हाथ को थामा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब तक तुम मेरे पास हो, तुम्हें इस दुनिया की किसी भी ऊंचाई या किसी भी गहराई से डरने की ज़रूरत नहीं है। अयान की आवाज़ हेलीकॉप्टर के शोर के बावजूद काव्या के कानों में एक अजीब सी गर्माहट बनकर उतरी। काव्या कुछ कह पाती उससे पहले ही अयान उसे अपने साथ चौपर के अंदर ले गया। सफ़र शुरू हुआ। जैसे जैसे चौपर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, काव्या की सांसें तेज होने लगीं। उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अनजाने में ही अयान के कोट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। अयान ने उसे खुद से अलग नहीं किया, बल्कि उसका एक हाथ धीरे से काव्या की कुर्सी के पीछे से होता हुआ उसके कांपते कंधे पर टिक गया। यह एक छोटा सा स्पर्श था, लेकिन उसमें एक ऐसी हिफाजत थी जिसने काव्या की तेज़ धड़कनों को थोड़ा शांत कर दिया। हालांकि वो खुद से ये बात मानना नहीं चाहती थी। कुछ ही घंटों बाद बाहर का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। शहर की भीड़ भाड़ और ऊंची इमारतें पीछे छूट चुकी थीं। अब खिड़की के बाहर सिर्फ देवदार के घने जंगल और बर्फ़ से ढकी सफ़ेद सर्द वादियाँ थीं। शिमला चौपर अयान के एक बेहद निजी और अलग थलग मैंसन के बाहर बने हेलीपैड पर उतरा। काव्या ने बाहर कदम रखा तो शिमला की बर्फ़ जमा देने वाली ठंडी हवाओं ने उसके बदन को चीर कर रख दिया। वो उस पतले लाल जोड़े में कांप उठी। पलक झपकते ही अयान ने अपना भारी और गर्म ओवरकोट उतारा और उसे काव्या के कंधों पर डाल दिया। कोट में से अयान की वो ही गहरी मस्कुलर महक आ रही थी। काव्या ने उसे उतार कर फेंकना चाहा, लेकिन ठंड इतनी थी कि उसने उस कोट को अपने इर्द गिर्द कस लिया। सामने खड़े उस मैनसन को देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो किसी पुराने शाही ब्रिटिश महल जैसा दिखता था। चारों तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें, लोहे के विशाल काले गेट और हर कोने पर हथियार लिए खड़े गार्ड्स। वो कोई घर नहीं था, वो एक अभेद्य किला था, एक खूबसूरत सोने का पिंजरा। अयान उसे अंदर ले गया। मैंसन का इंटीरियर बेहद डार्क, लग्जरी और राजसी था। विशाल फायरप्लेस में आग चल रही थी, जो उस हॉल में थोड़ी गर्माहट पैदा कर रही थी। ये तुम्हारी नई दुनिया है, काव्या, अयान ने अपने कोट की जेब में हाथ डालते हुए उसकी तरफ मुड़कर कहा। काव्या ने एक नज़र उस शानदार लेकिन डरावने महल पर डाली और फिर नफरत भरी आंखों से अयान को देखा। ये मेरा घर नहीं है, ये एक जेल है और तुम एक जल्लाद हो। तुम मुझे यहाँ कैद करके क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम बहुत ताकतवर हो? तुम मुझे खरीद नहीं सकते। अयान सिंघानिया। वो गुस्से में मुड़ी और मेन गेट की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो 2 कदम भी बढ़ नहीं पाई थी कि अयान ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर अपने बेहद करीब कर लिया। काव्या का सीना अयान के सख्त सीने से टकराया। अयान ने अपने दूसरे हाथ से काव्या की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ा और उसका चेहरा अपनी ओर उठाया। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है काव्या, तुम मेरी हो, मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी। अयान की आवाज़ में वो जुनूनी पागलपन था जो किसी की भी रूह कँपा दे। इस घर का एक एक कोना तुम्हारा है, तुम जो चाहो कर सकती हो, जो चाहो तोड़ सकती हो। लेकिन अयान की आंखें अचानक और गहरी हो गईं। इस मैंसन की चौखट पार करने की सोचना भी मत।
बाहर सिर्फ मीलों तक फैली बर्फ़ और मौत है, और वैसे भी इन दरवाज़ों से बाहर जाने का हक मैंने तुमसे हमेशा के लिए छीन लिया है। अब तुम काव्या खन्ना नहीं, अयान सिंघानिया का गुरूर हो, और मेरी चीज़ों पर मैं किसी की परछाई भी पड़ने नहीं देता। काव्या की आंखों से एक आंसू छलककर अयान की उंगलियों पर गिरा। उसकी बेबसी की कोई सीमा नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान के चंगुल में फंस चुकी थी जो ना उसे मरने दे रहा था, ना आज़ादी से जीने दे रहा था। अयान ने अपनी पकड़ ढीली की और उसे वहीं छोड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। काव्या वहीं खड़ी, उस अजनबी, विशाल और डरावने घर की दीवारों को देखती रही। बाहर बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी और काव्या के अंदर भी उम्मीद की हर किरण उस बर्फ़ के नीचे दबकर ठंडी पड़ने लगी थी। बाहर गिरती बर्फ़ की सफ़ेद चादर को काव्या खिड़की के कांच से माथा टिकाए हुए देख रही थी। मैंशन के उस विशाल और आलीशान बेडरूम में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था, जिसे सिर्फ दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक तोड़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। अयान की बातें अब भी उसके कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। बाहर सिर्फ मीलों तक फैली बर्फ़ और मौत है। काव्या ने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू सूख चुके थे और अब उनकी जगह एक जिद्दी बगावत ने ले ली थी। मैं इस सोने के पिंजरे में घुट-घुट कर मरने से बेहतर बर्फ़ में जमना पसंद करूँगी, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसने कमरे की अलमारी खोली। वहाँ उसकी नाप के बेशुमार महंगे और डिजाइनर कपड़े सजे हुए थे, मानो अयान ने महीनों पहले से उसके यहाँ आने की तैयारी कर रखी हो। इस बात ने काव्या के अंदर एक अजीब सी सिरहन पैदा कर दी। उसने भारी लाल जोड़े को उतार कर फेंका और एक गहरा ऊनी सूट पहन लिया। ऊपर से एक मोटी शॉल खुद पर लपेटी और कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। मैंसन की लाइटें डिम हो चुकी थीं। रात के 2 बज रहे थे। काव्या दबे पाँव सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसे पता था कि मेन गेट से बाहर जाना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ हथियारों से लैस गार्ड का पहरा था। लेकिन जब वो हॉल से गुजर रही थी तो उसकी नज़र किचन के पीछे वाले एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो शायद सर्वेंट्स के लिए था। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सावधानी से उस दरवाजे की कुंडी सरकाई। दरवाज़ा हल्की सी चरमराहट के साथ खुला। बाहर कदम रखते ही शिमला की वही सर्द, बर्फीली हवा किसी भूखे भेड़िए की तरह उसके जिस्म से टकराई। ठंड इतनी भयानक थी कि एक पल में ही उसकी हड्डियों में दर्द होने लगा। लेकिन काव्या रुकी नहीं। वो मैंशन के पीछे घने देवदार के जंगलों की तरफ भागने लगी। बर्फ़ घुटनों तक गहरी थी, जिससे उसका हर एक कदम भारी हो रहा था। शॉल हवा के थपेड़ों से उड़ रही थी और उसके पैर सुन्न पड़ने लगे थे। मुझे बस यहाँ से दूर जाना है, उस राक्षस से दूर, वो हाँफते हुए खुद को हिम्मत दिला रही थी। लेकिन कुदरत और अयान सिंघानिया दोनों से जीतना इतना आसान नहीं था। लगभग आधे घंटे तक उस जमा देने वाली बर्फ़ में भटकने के बाद काव्या की हिम्मत जवाब देने लगी। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ऊंचे पेड़ और सफ़ेद बर्फ़ थी। अचानक उसका पैर बर्फ़ में दबे एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल एक गहरी खाई जैसी ढलान पर गिर पड़ी। बर्फ़ की ठंडक अब उसके सीधे जिस्म में उतर रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और पलकें भारी हो रही थीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं बची थी। क्या सच में वो यहीं मर जाएगी? तभी जंगल के उस डरावने सन्नाटे को चीरती हुई एक दहाड़ गूंजी। काव्या! वह आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक घायल और खूंखार शेर की लग रही थी। काव्या की आंधी बंद आंखों ने देखा कि जंगल में कई फ्लैश लाइट्स चमक उठीं। भारी जूतों के बर्फ़ के रौंदने की आवाज़ें तेज़ी से उसके करीब आ रही थीं, और फिर उस सफ़ेद बर्फ़ के बीच वो काले साये की तरह खड़ा था, अयान सिंघानिया। उसने सिर्फ एक काली शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। इतने भयंकर तूफान और बर्फ़बारी के बावजूद उसने कोट तक नहीं पहना था, जैसे उसे ठंड का कोई एहसास ही ना हो। उसकी आंखें लाल अंगारी की तरह देख रही थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। काव्या को उस हालत में ज़मीन पर गिरा देखकर अयान के चेहरे पर जो भाव आया, वो काव्या ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती थी। वो खौफ, वो गुस्सा और वो पागलपन एक साथ उसके चेहरे पर झलक रहा था। अयान एक झटके में उसके पास घुटनों के बल गिरा और उसने काव्या को बर्फ़ से खींचकर अपने फौलादी सीने से लगा लिया। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था, जिसकी गर्माहट काव्या की सुन्न पड़ चुकी रगों में एक पल के लिए राहत बनकर उतरी। पागल हो गई हो तुम? अयान की आवाज़ में वो गुर्राहट थी जो काव्या की रूह को कँपा गई। उसने काव्या के चेहरे को अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर से बाहर कदम रखने की? जानती हो बाहर का तापमान क्या है? तुम मर सकती थी। काव्या ने अपनी बची खुची ताकत बटोरी और उसे धक्का देने की कोशिश की। तुम मुझे मरने देते, क्यों आई मुझे बचाने? मैं तुम्हारी कैद में रहने से मौत को गले लगाना बेहतर समझती हूँ। वो हाँफते हुए रोने लगी। अयान की जबड़े सख्ती से भिंच गए। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, इतनी कि काव्या को दर्द का एहसास होने लगा। मौत। अयान अपनी सुलगती हुई आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया। मौत पर भी तुम्हारा हक नहीं है काव्या। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन, तुम्हारा हर वजूद, सब अयान सिंघानिया की अमानत है। अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं इस पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। सुना तुमने? काव्या अयान की आंखों में छलकते उस जुनून और उस पागलपन को देखकर सुन रह गई। वो गुस्सा नहीं था, वो एक ऐसा खतरनाक और गहरा डर था जिसे अयान अपनी शक्ति के पीछे छुपा रहा था। काव्या को खोने का डर। काव्या कुछ और कह पाती उससे पहले ही ठंड की वजह से उसकी आंखें पलटने लगीं। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और वो बेहोश हो गई। काव्या, काव्या आंखें खोलो। अयान की आवाज़ में पहली बार एक ऐसा खौफ था जो किसी ने कभी नहीं सुना था। उसने बिना एक पल गवाए काव्या को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और उसे अपने सीने से चिपका लिया ताकि उसके जिस्म की गर्मी काव्या को मिल सके। बर्फ़ के उस भयंकर तूफान के बीच शहर का सबसे खूंखार इंसान अपनी बाहों में अपनी जान को लिए पागलों की तरह मैनसन की तरफ दौड़ रहा था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, उसे बस काव्या की धड़कनों को रुकने से बचाना था। मैनसन का भारी और नक्काशीदार ओक का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। बाहर चल रही बर्फीले तूफान की ठंडी हवाएं अयान के साथ ही अंदर दाखिल हुईं, लेकिन अयान के चेहरे पर जमे खौफ के आगे वह तूफान भी फीका लग रहा था। उसकी मजबूत बाहों में काव्या बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुका था और ओंठ नीले पड़ गए थे। डॉक्टर, अभी इसी वक्त डॉक्टर को बुलाओ। अयान की धाड़ से पूरा मैनसन गूंज उठा। सारे नौकर चाकर घबराहट में इधर उधर भागने लगे। अयान बिना एक पल गवाए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ा और काव्या को सीधे मास्टर बेडरूम में ले गया। उसने काव्या को बेहद नज़ाकत से उस विशाल नरम बिस्तर पर लिटाया। काव्या का शरीर अभी भी ठंड से काँप रहा था। भले ही वह बेहोश थी, अयान ने तुरंत उसके ऊपर से वह बर्फ़ से भीगी शॉल और कोट को हटाया। उसने नौकरानी को गर्म पानी और मोटे कंबल लाने का हुक्म दिया। कमरे के फायर प्लेस में लकड़ियाँ धधक रही थीं, लेकिन काव्या के जिस्म की ठंडक कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ ही मिनटों में मैंशन का प्राइवेट डॉक्टर हाजिर हो गया। उसने काव्या की नब्ज़ जांची और फिर अयान की तरफ देखा, जो बिस्तर के सिरहाने खड़ा बेबस नज़रों से काव्या को देख रहा था। सर, इन्हें हाइपोथर्मिया का अटैक आया है और तेज़ बुखार भी है, डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। इनका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इनके शरीर को गर्माहट की सख्त ज़रूरत है, वरना क्या? अयान ने आगे बढ़कर डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में वो खौफनाक जुनून था जो किसी की भी जान ले सकता था। अगर उसे कुछ हुआ भी तो मैं इस पूरे शहर को जिंदा जला दूंगा और शुरुआत तुमसे होगी। उसे बचाओ। सर प्लीज़ शांत हो जाइए। दवा अपना असर कर रही है, बस इनके शरीर के तापमान को गिरने नहीं देना है, डॉक्टर ने कांपते हुए कहा। अयान ने झटके से उसे छोड़ा और कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अयान के चेहरे से खूंखार नकाब पूरी तरह उतर गया। उसके घुटने बिस्तर के पास टिक गए। उसने काव्या के ठंडे और बेजान हाथों को अपने बड़े गर्म हाथों में लिया और उन्हें अपने होठों से लगा लिया। बाहर बर्फ़ का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और अंदर काव्या का बुखार चढ़ता जा रहा था। अयान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपने गीले कपड़े तक नहीं बदले थे। वह बस वहीं बैठा रहा। जब काव्या का शरीर बुखार से तपने लगा तो अयान को ठंडे पानी की पट्टियाँ भिगोकर उसके माथे पर रखने लगा। वो शख्स जिसके एक इशारे पर शहर की सरकारें हिल जाती थी, वो अपनी बेदर्दी और क्रूरता के लिए मशहूर था। आज रात एक बेबस आशिक की तरह एक लड़की के सिरहाने बैठा, एक माँ की तरह उसकी देखभाल कर रहा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती काव्या, अयान ने उसके कांपते हाथों को सहलाते हुए भर्राई हुई आवाज़ में फुसफुसाया। तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी है देना, मुझसे जितनी नफ़रत करनी है करना, लेकिन तुम हार नहीं मान सकती। तुम्हें मेरी खातिर सांसें लेनी होगी। मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू और तुम पर ही ख़त्म होती है।
अयान की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह बार बार तौलिया बदलता, उसके हाथों को रगड़कर गरमाहट देता और उसकी हर एक सांस पर नज़र रखता। रात के तीसरे पहर जाकर काव्या का बुखार थोड़ा कम हुआ। उसके चेहरे पर वापस हल्का सा रंग लौटने लगा था। अयान ने एक गहरी और कांपती हुई सांस छोड़ी। उसने अपना सिर काव्या के बिस्तर के किनारे टिका लिया। वह इतना थक चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें वहीं बैठे बैठे लग गईं। अगली सुबह जब खिड़की से सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो काव्या की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाईं। उसके सिर में हल्का सा भारीपन था, लेकिन जिस्म में अब वो जानलेवा ठंडक नहीं थी। उसने अपनी आंखें खोली। कमरे की छत वही थी। वह वापस उसी सोने के पिंजरे में थी। उस रात की वो भयानक बर्फ़, वो ठंड और फिर अयान की वो खौफनाक लेकिन तड़पती हुई आवाज़ याद आई। उसने करवट बदलने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका एक हाथ किसी की मजबूत पकड़ में है। काव्या की नज़रें नीचे गईं और उसकी सांसें वहीं रुक गईं। अयान सिंघानिया। वह ज़मीन पर ही कारपेट पर बैठा था और उसका सिर बिस्तर पर काव्या के हाथ के पास टिका था। वह गहरी नींद में था, लेकिन उसका हाथ अब भी काव्या के हाथों को ऐसे जकड़े हुए था जैसे वह उसकी आखिरी उम्मीद हो। काव्या ने अयान के चेहरे को गौर से देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे और उसने वही कल रात की काली शर्ट पहन रखी थी जो अब सूख चुकी थी लेकिन सिलवटों से भरी थी। बिस्तर के पास रखा पानी का बर्तन, तौलिया और दवाइयाँ इस बात की गवाही दे रही थी कि अयान ने रात भर सोए बिना उसकी देखभाल की है। काव्या का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये क्या था? एक तरफ यह वो इंसान था जिसने उसे जबरन किडनैप किया, उससे बिना उसकी मर्जी की शादी की और उसे इस महल में कैद कर दिया, और दूसरी तरफ यही वो इंसान था जो कल रात बर्फ के उस जानलेवा तूफान में उसे बचाने आया था और रात भर एक पहरेदार की तरह उसके सिरहाने बैठा रहा। काव्या ने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। हल्की सी हरकत होते ही अयान की नींद झटके से टूट गई। वो किसी फौजी की तरह तुरंत अलर्ट हो गया। उसकी पहली नज़र सीधे काव्या के चेहरे पर गई। काव्या डरकर थोड़ा पीछे खिसक गई। उसे लगा कि अयान अब उस पर कल रात भागने के लिए चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन अयान ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी लाल थकी हुई आंखों में एक अजीब सी रात तैर गई। वो तुरंत उठा और उसने अपना बड़ा सा गर्म हाथ काव्या के माथे पर रख दिया। उसकी छुअन इतनी कोमल थी जैसे वह किसी कांच की गुड़िया को छू रहा हो। बुखार उतर गया। अयान की आवाज़ भारी और रातों की जगी हुई लग रही थी। कैसा लग रहा है तुम्हें? दर्द तो नहीं है कहीं? काव्या उसे बस हैरत से देखती रही। उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। अयान की आंखों में जो फिक्र थी वो झूठी नहीं हो सकती थी। एक क्रूर किडनैपर अपनी शिकार के लिए इतनी तड़प और फिक्र कैसे महसूस कर सकता है? तुम तुम रात भर। काव्या के सूखे होंठों से सिर्फ इतना ही निकल पाया। अयान ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसका चेहरा वापस उसी सख्त और भावहीन नकाब के पीछे छुप गया। उसने अपनी शर्ट के बटन ठीक किए और बिस्तर से दूर खड़ा हो गया। नौकरानी तुम्हारे लिए सूप और दवाइयाँ ला रही है, उसे पूरा ख़त्म करना। अयान ने अपना पुराना सर्द और हुक्म चलाने वाला लहजा वापस ओढ़ लिया था। और हाँ, कल रात की बेवकूफ़ी को अपनी आखिरी गलती ही समझना काव्या। मैं हर बार इतना रहमदिल नहीं होता। इतना कहकर अयान कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन काव्या वहीं बिस्तर पर बैठी दरवाजे को घूरती रही। उसके दिल में अयान के लिए जो नफ़रत की एक पक्की दीवार थी, उसमें आज एक छोटी सी दरार आ चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अयान सिंघानिया असल में कौन था, एक क्रूर शैतान या फिर एक ऐसा इंसान जो किसी गहरे राज और दर्द को अपने अंदर छुपाए हुए था। कमरे से बाहर निकलते ही अयान ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी भारी पीठ उसी ओक के दरवाजे से टिका दी। उसका सिर पीछे की तरफ लुढ़क गया और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कुछ पलों के लिए वो बेखौफ और खूंखार अयान सिंघानिया गायब हो गया था और उसकी जगह एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसकी सांसें अभी भी कल रात के खौफ से अटकी हुई थीं। उसने अपने उसी हाथ को देखा जिससे उसने काव्या का हाथ थाम रखा था। उसकी उंगलियां अब भी हल्की हल्की काँप रही थीं। काव्या को उस बर्फीले तूफान में बेसुध पड़ा देखकर उसके अंदर क्या टूटा था, यह सिर्फ वह खुद जानता था। उसने गहरी सांस भरकर खुद को संभाला और अपने चेहरे पर वही सख्त नकाब ओढ़ लिया। भारी कदमों से चलता हुआ अयान मैंसन के दूसरे हिस्से में बनी अपनी डार्क और विशाल स्टडी में दाखिल हुआ। उसने कमरे की बत्तियां नहीं जलाईं।
बस खिड़की से आ रही बर्फ़ की सफ़ेद रोशनी और फायरप्लेस की मध्यम आग कमरे को रोशन कर रही थी। अयान सीधे क्रिस्टल के बार कैबिनेट के पास गया, एक ग्लास में नींव विस्की डाली और उसे एक ही घूंट में पी लिया। शराब ने उसके दिल में लगी आग को कुछ कम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो अपनी भारी मगहोनी की डेस्क के पास आया और दराज का लॉक खोला। अंदर कुछ बेहद ज़रूरी फाइलों के नीचे एक पुरानी और किनारों से हल्की पीली पड़ चुकी तस्वीर रखी थी। अयान ने बहुत हिफाजत से उस तस्वीर को निकाला और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। तस्वीर में एक 15-16 साल की मुस्कुराती हुई लड़की थी, जिसके मासूम चेहरे पर दुनिया भर की खुशियाँ थीं, और उसके साथ खड़े थे उसके पिता, देवराज खन्ना, काव्या के पिता। अयान की उंगलियां तस्वीर में काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे पर फिरीं और उसकी सुलगती हुई आंखों में एक ऐसा समंदर उतर आया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिखा था, काव्या। अतीत के पन्ने उसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। आज से 4 साल पहले की बात थी। अयान उस वक्त बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना रहा था। देवराज खन्ना अयान के लिए सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक गुरु और एक पिता के समान थे। जब अयान अनाथ होकर सड़कों पर भटक रहा था, तब देवराज खन्ना ने ही उसके अंदर के जुनून को पहचाना था और उसे खड़ा होना सिखाया था। अयान की काव्या से पहली मुलाकात खन्ना मैंसन की एक पार्टी में हुई थी। 15 साल की वो चुलबुली, बेपरवाह और खूबसूरत लड़की, जो सफ़ेद फ्रॉक में किसी परी की तरह लग रही थी। काव्या ने शायद उस दिन उस खामोश और गंभीर अयान पर ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन अयान तो उसी पल अपनी रूह तक काव्या को सौंप चुका था। वो प्यार नहीं था, वो एक इबादत थी, एक ऐसा जुनून जिसने अयान के खाली सीने में धड़कन पैदा कर दी थी। लेकिन उसने अपनी हदें पार नहीं की। वो जानता था कि वो काव्या के लायक नहीं है। वो बस दूर से अपनी उस परी को देखता रहा, उसकी हिफाजत करता रहा। फिर वो मनहूस दिन आया जब देवराज खन्ना को हार्ट अटैक आया। अस्पताल का वो वीरान कमरा अयान को आज भी याद था। लाइफ सपोर्ट मशीन की बीप बीप की आवाज़ें और बिस्तर पर पड़े देवराज खन्ना। अयान, देवराज की आवाज़ टूट रही थी। अयान ने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया था। मैं हूँ सर, मैं यहाँ हूँ, अयान ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा था। मेरे पास वक्त नहीं है बेटे। मेरी मौत के बाद मेरी सारी दौलत मेरी बेटी काव्या के नाम हो जाएगी। लेकिन लेकिन वो मासूम है। मेरे भाई और भाभी, काव्या के चाचा चाची, बहुत लालची हैं। वो उस दौलत के लिए मेरी बच्ची को नौच खाएंगे। मैं अपनी काव्या को उन भेड़ियों के बीच नहीं छोड़ सकता। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। अयान, मेरी बच्ची को बचा लेना। अयान ने दोनों हाथों से देवराज का हाथ कसकर पकड़ा था। ये मेरा वादा है सर, मेरी आखिरी सांस तक काव्या की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। मैं उसे अपनी पलकों पर रखूँगा। देवराज ने एक सुकून भरी सांस ली थी और कुछ ही पलों में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उसके बाद अयान ने काव्या की हिफाजत के लिए उसे अपने साए में रखना चाहा, लेकिन काव्या के चाचा चाची ने कानूनी पैंतरे खेल कर काव्या की कस्टडी ले ली। काव्या उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी और अयान के पास कोई कानूनी हक नहीं था। अयान ने छुपकर काव्या की सुरक्षा का इंतजाम किया। वो हर पल, हर दिन उसकी खबर रखता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब कुछ दिन पहले अयान के मुखबिरों ने उसे वो खौफनाक खबर दी। काव्या कुछ ही दिनों में 20 साल की होने वाली थी और वसीयत के हिसाब से सारी जायदाद उसके नाम होने वाली थी। इस बात से बौखलाए उसके लालची चाचा ने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने काव्या की शादी अंडरवर्ल्ड के 50 साल के क्रूर और अयाश डॉन भैरव सिंह से तय कर दी। सौदा यह था कि शादी के बाद भैरव सिंह वो जायदाद चाचा के नाम कर देगा और काव्या को अपनी हवस का शिकार बनाएगा। काव्या को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसे एक बकरी की तरह काटा जाने वाला है। जब अयान को यह बात पता चली तो उसके दिमाग की नसें फट गई थीं। उसने भैरव सिंह के अड्डों को रातों रात राख में मिला दिया था। लेकिन वो जानता था कि जब तक काव्या उस घर में है, वो सुरक्षित नहीं है। वक्त कम था और ख़तरा बहुत बड़ा। इसलिए काव्या की शादी वाले दिन से ठीक एक रात पहले अयान ने अपनी पूरी ताकत के साथ खन्ना मैंसन पर धावा बोल दिया। उसने काव्या को उठाया, उन लालची रिश्तेदारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी की और जबरन काव्या से शादी कर ली। शादी सिर्फ एक जरिया थी काव्या पर कानूनी हक जताने का, ताकि दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी ताकत उसे अयान से छीन ना सके। मैं तुम्हारा गुनहगार ही सही काव्या, अयान ने तस्वीर को वापस दराज में रखते हुए
बर्फ़ से ढकी वादियों की तरफ देखकर फुसफुसाया, तुम्हारी नज़र में एक राक्षस हूँ जिसने तुम्हारी आज़ादी छीन ली। मैं ये नफ़रत बर्दाश्त कर लूँगा। मैं तुम्हारी गालियाँ, तुम्हारे थप्पड़, तुम्हारी बगावत सब सह लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें उन दरिंदों के हाथ बिकने नहीं दे सकता था। अयान ने अपना खाली ग्लास मेज़ पर रखा और एक लंबी सांस छोड़ी। मैं जानता हूँ कि जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा, तुम टूट जाओगी। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगी कि तुम्हारी अपने ही खून ने तुम्हारा सौदा कर दिया था। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ इस पिंजरे में रखा है। दुनिया की उस कड़वी सच्चाई से दूर मेरी खामोशी तुम्हें चुभती है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे सारे जख्म भर देगा, चाहे इसमें मेरी पूरी उम्र ही क्यों ना लग जाए। अयान की आंखों में एक अजीब सा सुकून और एक खूंखार जिद थी। वो काव्या का मुजरिम था, लेकिन एक ऐसा मुजरिम जो अपनी जान से ज़्यादा अपनी सज़ा से प्यार करता था। अयान स्टडी रूम की खिड़की के पास खड़ा अपनी सुलगती नज़रों से बर्फ़ को देख ही रहा था कि मैंसन के ऊपरी हिस्से से एक मध्यम सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसने तुरंत अपना ग्लास मेज़ पर पटका और तेज कदमों से मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उधर बेडरूम में काव्य काव्या बिस्तर पर बैठी सूप का खाली बाउल एक तरफ रख रही थी। नौकरानी अभी अभी दवाइयाँ देकर बाहर गई थी। काव्या का बुखार तो उतर चुका था, लेकिन उसके दिल के अंदर जो उथल पुथल मची थी वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार अपने हाथ को देख रही थी जिसे सुबह अयान ने थाम रखा था। उस क्रूर चेहरे के पीछे छिपी वो थकी हुई फिक्रमंद आंखें काव्या को अंदर तक बेचैन कर रही थीं। आखिर क्या छुपा रहे हो तुम अयान? उसने खुद से सवाल किया। कमरे में दम घुटने का एहसास होने पर वो बिस्तर से उतरी और ताज़ी हवा के बहाने कमरे से सटे विशाल कांच के कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई, जहाँ से पूरा बर्फीला जंगल साफ दिखाई देता था। कॉरिडोर में सन्नाटा था। काव्या कांच के पास खड़ी होकर बाहर गिरती बर्फ़ को देख ही रही थी कि अचानक पीछे से एक साया उभरा। इससे पहले कि काव्या मुड़कर देखती, एक भारी और खुरदरा हाथ बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने काव्या के मुंह को दबोच लिया। आवाज़ मत निकालना काव्या, एक जानी पहचानी घिनौनी आवाज़ उसके कान के पास फुसफुसाई। काव्या की आंखें खौफ से फैल गईं। उसने झटके से खुद को छुड़ाया और पीछे मुड़ी। सामने कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसका चचेरा भाई रौनक खन्ना खड़ा था। रौनक उसके चाचा का इकलौता बेटा, जो हमेशा से काव्या पर गंदी नज़र रखता था और जुए और नशे की लत में डूबा रहता था। वो मैंसन के गार्ड्स को मोटी रकम घूस देकर और बर्फ़ के रास्ते पिछले दरवाजे से अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। रौनक, तुम यहाँ कैसे? काव्या की आवाज़ डर और हैरानी से कांप उठी। हाँ, मैं, रौनक ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा और काव्या के बेहद करीब आ गया। उसकी आंखों में लालच और वहशत साफ चमक रही थी। तू यहाँ इस रईस जादे के महल में ऐश कर रही है और वहाँ डैड और भैरव सिंह पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहे हैं। उस अयान सिंघानिया की इतनी हिम्मत कि वो हमारी सोने की चिड़िया को उड़ा ले जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन भैरव सिंह? और मुझे यहाँ से ले चलो रौनक। अयान ने मुझे कैद कर रखा है। उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। काव्या ने रौनक का हाथ पकड़ते हुए मिन्नत की। उसे लगा कि उसका भाई उसे बचाने आया है, लेकिन रौनक ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और ज़ोर से हंसा। बचाने? ओए काव्या, ज़्यादा भोली मत बन। तुझे क्या लगा मैं यहाँ भाई का फ़र्ज निभाने आया हूँ? तू अभी 20 साल की होने वाली है। वो सारी जायदाद डैड के नाम होनी है, और वो तभी होगी जब तेरी शादी भैरव सिंह की होगी। वो बूढ़ा डॉन अभी भी तेरे इस खूबसूरत जिस्म के लिए करोड़ों लुटाने को तैयार है। रौनक के शब्दों ने काव्या के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। उसकी सांसें रुक गईं। शादी? भैरव सिंह? चाचा ने मेरी शादी? हाँ, डैड ने तेरा सौदा बहुत पहले ही कर दिया था। रौनक ने काव्या के बाल अपनी उंगलियों में बेरहमी से जकड़े और उसे अपनी तरफ खींचा। अब चुपचाप मेरे साथ चल, इससे पहले कि वो राक्षस आ जाए। अगर तूने नखरे दिखाए तो मैं यहीं तेरा वो हाल करूँगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। छोड़ो मुझे रौनक, तुम लोग इतने गिरे हो सकते हो। छोड़ो। काव्या तड़प उठी। रौनक की घिनौनी छुअन से उसे घिनाने लगी। उसने पूरी ताकत से रौनक को धक्का देना चाहा, लेकिन रौनक ने उसे दीवार से सटा दिया। उसके चेहरे के करीब आने लगा। बचाओ अयान। काव्या के हलक से पहली बार नफरत नहीं, बल्कि एक चीख निकली, और उस चीख में सिर्फ एक ही नाम था, अयान।
उसने अपनी रक्षा के लिए उस इंसान को पुकारा था जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, और उसकी पुकार खाली नहीं गई। तभी कॉरिडोर का भारी शीशा एक भयानक धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। रौनक का हाथ काव्या के चेहरे तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक फौलादी हाथ ने रौनक की कलाई को बीच में ही दबोच लिया। वह अयान सिंघानिया था। उसकी आंखें इस वक्त आंखें नहीं बल्कि साक्षात यमराज का बुलावा लग रही थीं। अयान के चेहरे पर ऐसा खूंखार और भयसी गुस्सा था जिसे देखकर रौनक का पूरा वजूद पानी पानी हो गया। अयान की पकड़ रौनक की कलाई पर इतनी सख्त थी कि अगली ही पल हड्डियों के चटकने की कड़क आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। आ मेरा हाथ! रौनक दर्द से चीख पड़ा और घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। अयान ने बिना एक शब्द बोले अपने भारी बूट से रौनक के सीने पर एक जोरदार प्रहार किया। रौनक दीवार से जा टकराया और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। अयान यहीं नहीं रुका, वो आगे बढ़ा। उसने रौनक का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया जैसे वो कोई कपड़े का टुकड़ा हो। तुम्हारी मौत तुम्हें अयान सिंघानिया के दरवाजे तक खींच लाई रौनक खन्ना। अयान की आवाज़ इतनी धीमी और सर्द थी कि कॉरिडोर की बर्फ भी उसके आगे गर्म लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को छूने की? अयान ने एक के बाद एक कई जानलेवा मुक्के रौनक के चेहरे पर जड़े। रौनक का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। वो अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन अयान पर इस वक्त खून सवार था। वो रौनक को जान से मार डालने के लिए अपना पैर उठाने ही वाला था कि पीछे से दो कांपते हुए हाथों ने अयान की शर्ट को पीछे से कसकर पकड़ लिया। नहीं अयान, प्लीज रुक जाओ, वो मर जाएगा, प्लीज। काव्या रोते हुए अयान की पीठ से चिपक गई थी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। रौनक के डर से नहीं बल्कि अयान के इस भयानक और जानलेवा रूप को देखकर। काव्या की छुअन और उसकी रोती हुई आवाज़ सुनते ही अयान का वो उठता हुआ पैर हवा में ही रुक गया। अयान की भारी सांसें धीरे धीरे काबू में आईं। उसने अपनी मुट्ठियां ढीली की। अयान झटके से पलटा और उसने रौनक को लात मारकर अपने गार्ड्स की तरफ उछाल दिया जो तब तक वहां पहुंच चुके थे। इसे बेसमेंट में ले जाओ, इसकी खाल उधेड़ दो, लेकिन इसे तब तक मरने मत देना जब तक मैं न कहूँ। अयान का हुक्म सुनते ही गार्ड्स रौनक को घसीटते हुए ले गए। कॉरिडोर में अब सिर्फ अयान और काव्या बचे थे। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों के बीच अयान आगे बढ़ा। काव्या डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन अयान ने उसे मौका नहीं दिया। उसने एक झटके में काव्या की कमर को अपने घेरे में लिया और उसे अपनी फौलादी सीने से सटा लिया। काव्या ने ऊपर देखा। अयान का चेहरा अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में काव्या के लिए एक अजीब सी कशिश और दीवानगी थी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से काव्या के गालों को छुआ जहाँ रौनक के गंदे हाथ लगे थे। कहा था ना मैंने। अयान की आवाज़ काव्या के ओंठों के बेहद करीब गूंजी कि अयान सिंघानिया अपनी चीज़ों पर किसी की परछाई भी बढ़ने नहीं देता। जो मेरी काव्या को छूने की जुर्रत करेगा, मैं उसके वजूद को मिट्टी में मिला दूंगा। काव्या कुछ कह नहीं पाई। रौनक की कही बातें, चाचा ने तेरा सौदा कर दिया था, भैरव सिंह और अयान का यह रूप, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। वो अयान के सीने पर सिर टिकाए बस सिसकती रही। आज पहली बार उसे अयान की यह कैद दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रही थी। काव्या की सिसकियां अयान के फौलादी सीने से टकरा रही थीं। अयान ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर ली, मानो वह अपनी इस नाजुक दुनिया को खुद में ही विलीन कर देना चाहता हो। कॉरिडोर में बिखरे कांच के टुकड़े चांद की रोशनी में चमक रहे थे। अयान ने धीरे से काव्या को खुद से अलग किया। उसकी आंखों में छाए खौफ और उलझन को देखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच जानने के बाद क्या काव्या चली जाएगी या फिर वो अयान के पास ही रहेगी? अगर आपको ये सब कुछ जानना है, कहानी प्यार की कैद का अगला पार्ट ज़रूर सुनें। और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।